स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो, स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल दिए गए हैं। तो आर्टिकल 93 के तहत लोकसभा एज सून एज मे बी, मतलब किसी भी स्पीकर को चूज कर सकती है लोकसभा, मतलब जल्द से जल्द ये प्रोसेस फॉलो करना है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चूज करना। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है, वो लोकसभा के मेंबर के द्वारा ही चूज किए जाते हैं। मान लीजिए ये लोकसभा है, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? तो इस लोअर हाउस में मान लेते हैं 500 मेंबर हैं, ठीक है? एक बेसिक एग्जांपल समझ। आप किसी को स्पीकर पद के लिए उठना है, तो ये गवर्नमेंट का मेंबर हो गया ए, और बी हो गया नॉन गवर्नमेंट का, मतलब अपोजिशन का। तो इसमें खासियत ये, गवर्नमेंट सत्ता में होती तो उसकी सीट इन 500 में ज़्यादा होती, तो इनके चांस ज़्यादा रहते हैं। जबकि बी अपोजिशन में होती है तो इनकी सीट ऑलरेडी कम होती है। स्पीकर के केस में एक खास बात आपको बहुत ज़रूरी है जानना, स्पीकर कभी भी अपने एमपी के पद से रिज़ाइन नहीं करता। मतलब वो सांसद है अगर, तो सांसद बना रहता है। जैसे ओम बिरला जी राजस्थान में सांसद हैं, तो वो अपनी सीट से रिज़ाइन कभी नहीं करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आर्टिकल 93 में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग हम कैसे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चूज़ करेंगे। स्पीकर प्रिसाइड करता है लोकसभा को और रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड और मेंटेनिंग ऑर्डर। प्रोसीडिंग क्या? जैसे मान लो मानसून सेशन चल रहा है, तो मानसून सेशन में जो है स्पीकर ही बताएगा कि कितने दिन सेशन चलेगा, ठीक है? स्पीकर ही डिकोरम मेंटेन करेगा, मतलब कितने मेंबर आ रहे हैं, कौन अब्सेंट है, क्यों अब्सेंट है, ये सब चीज़ें स्पीकर के द्वारा मेंटेन की जाती है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखेंगे। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है? एक क्रोनोलॉजी होती है, जिसमें ऑर्डर होता है, जैसे प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होता है, 6th नंबर पर ये स्पीकर वो सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं। तो ऐसे ही स्पीकर जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, इसमें 7th नंबर पर आता है। स्पीकर की अथॉरिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वर्ड में डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा में ऑर्डर को मेंटेन रखता है, ताकि अपोजिशन के मेंबर टाइम देकर अच्छे से चीजें डिसाइड कर सकें, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम अमंग देमसेल्फ बाय ए सिंपल मेजॉरिटी। क्या होता है? मैंने आपको बताया 500 मेंबर हैं, तो इसमें सिंपल मेजॉरिटी से आपको आप जो है चूज करते हैं स्पीकर को। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? सिंपल मेजॉरिटी बेसिकली क्या होती है? मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ 500 है, मगर आज 450 ही प्रेज़ेंट हैं और इसमें वैकेंट सीट भी माइनस कर दी है। तो जो 450 का आधा प्लस 1, ये सिंपल मेजॉरिटी हो गई। तो सिंपल मेजॉरिटी से क्या होता है? इलेक्शन डिसाइड होता है किसका? स्पीकर का, ठीक है? अब यूजुअली क्या होता है? वही बात बताई गई है कि मेंबर चूज़ किए जाते हैं और जब तक स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाता है, तब तक प्रो टेम स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 95 के तहत प्रिसाइड करता है। प्रो टेम स्पीकर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा चूज़ किया जाता है, ताकि वहाँ के लोगों को, मतलब लोकसभा की सीट पर शपथ वगैरह दिला सकें, जो सांसद चुने गए हैं। तो प्रो टेम स्पीकर जो होता है एक इम्पोर्टेंट पद होता है, ये आपको अच्छे से जान लेना चाहिए। अब 2019 का एग्ज़ाम्पल दिया है कि किस तरह से ओम बिरला जी को अनअपोज़्ड 17th लोकसभा का स्पीकर चुना गया। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये हमारा चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और नोटिफ़िकेशन के लिए घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। टेन्योर, इनका लोकसभा देखो आप जानते ही हैं, जैसे कि लोकसभा के सांसद होते हैं, जिन्हें एमपीज़ कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, उनका टेन्योर 5 साल होता है। तो स्पीकर का भी पद यूजुअली 5 साल ही रहता है। डिप्टी स्पीकर रिज़ाइन ये डिप्टी स्पीकर को करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट को। ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है? ये आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है? अब ये मेंबर जो है लोकसभा की अगर सीज़ कर देते हैं, सीज़ का मतलब है कि मेंबरशिप छोड़ देते हैं, तो इनका स्पीकर का पद भी जाता रहता है,
ठीक है? अगर इनको रिमूव करना है तो 14 डेज़ का पीरियड नोटिस देना होगा और रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? मान लो टोटल मेंबर हैं 500, ठीक है? अब इसमें से वैकेंट सीट माइनस कर दी, भाग 2 कर दिया, प्लस 1 कर दिया। ये इफेक्टिव मेजॉरिटी है। प्रेज़ेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आप प्रेज़ेंट हैं, नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये पूरी मेजॉरिटी में से वैकेंट सीट माइनस कर दी और भाग 2 कर दिया, प्लस 1 कर दिया, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी होता है। पावर इन कंडक्टिंग बिज़नेस कैसे पढ़ना है? देखो स्पीकर जो है डिसाइड करता है मेंबर स्पीक और हाउ लॉन्ग, मतलब कितना मेंबर स्पीक करेंगे, कितना नहीं, क्योंकि घंटे डिसाइड होते हैं पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। प्रिज़र्व ऑर्डर और डिकोरम मैंने बता दिया किस तरह से ऑर्डर और डिकोरम मेंटेन किया जाता है। सस्पेंड और नेम ऑफ द अनरूली बिहेवियर, मान लो यहाँ पर स्पीकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर अनरूली मेंबर कोई आता है और उसके द्वारा बार-बार प्रोटेस्ट किया जाता है, तो इस यहाँ पर स्पीकर के द्वारा क्या किया जाएगा, उसका नेम लिया जाएगा। आप अगर पार्लियामेंट की स्पीच सुनते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा। नेम लेने का मतलब है कि आपका अनरूली बिहेवियर है, अगर आप ऐसे ही आपका बार-बार नेम आता रहा तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा सेशन से, ठीक है? फाइनल अथॉरिटी होती है रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस को जो फॉलो इंटरप्रेट करती है। भाई रूल ऑफ प्रोसीजर जो होता है, उसको किस तरह से इंटरप्रेट करना है, ये सब क्या है, इसकी फाइनल अथॉरिटी आपको देखने को कौन मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा कि स्पीकर ही होती है। chaos को मेंटेन रखता है इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। रोल इन लेजिस्लेचर प्रोसेस, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये यूपीएससी बहुत जल्दी ये आपको चीज़ याद हो जाएगी। जितने लेक्चर पढ़ेंगे पॉलिटी के या सुनेंगे तो आपको बताएगा कि मनी बिल जो है वो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। जैसे आधार का एक्ट था, आधार के एक्ट को क्या कर दिया था? पहले वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल था, मगर उसे मनी बिल कर दिया। मनी बिल ख करने से ये फ़ायदा हुआ कि मनी बिल की फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर राज्यसभा की पावर नहीं होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती है और राज्यसभा ज़्यादा डिले भी नहीं कर सकता, तो इसलिए मनी बिल डिसाइड कर देते हैं किसी बिल को ताकि जल्दी से वो पास हो जाए। ठीक है? बिल, मोशन और रिज़ॉल्यूशन इससे सब रिलेटेड चीज़ें स्पीकर के द्वारा ही की जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या कंट्रोल करता है लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को, मतलब लोकसभा का एक सेक्रेटेरिएट होता है जिसमें जो सेक्रेटरी होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा, और जो स्पीकर का पैनल होता है। स्पीकर का पैनल क्या होता है, मान लो आज स्पीकर नहीं है तो सांसदों का एक पैनल बनाया जाता है। अगर स्पीकर नहीं है तो उस पैनल में से एक मेंबर उस लोकसभा के सेशन में पार्टिसिपेट करेगा या फिर हैंडल करेगा चीज़ों को, ठीक है? एलोकेट मेंबरशिप और चेयर होती है, डिसाइड व्हिच कमिटी पब्लिक अकाउंट मैटर विल बी गो। अब कमेटी में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो डिसाइड किया जाता है स्पीकर के द्वारा कौन-सी कमेटी कौन-सी चीज़ को देखेगी, ठीक है? क्वासी जुडिशियल फंक्शन होता है, ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ? देखो 10th शेड्यूल मैंने सिक्किम से रिलेटेड बताया पॉलिटी में, अगर आप पॉलिटी के मेरे लेक्चर सुन रहे हैं। मगर अगर 10th शेड्यूल फिर उसके बाद क्या हुआ, सिक्किम जो है 10th शेड्यूल से हटा दिया गया, फिर इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ आया। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? आया राम गया राम होता है। मान लो इस पार्टी में 50 मेंबर थे और इस पार्टी में 25 मेंबर जीते हुए थे। अब जो है इनको गवर्नमेंट बनाने के लिए 30 या 35 मेंबर मान लेते हैं इनकी ज़रूरत है। तो ये 10 मेंबर इससे खरीद लेंगे। तो इनके पास कितने हो जाएँगे? 35, इनके पास कितने बचेंगे? 25। तो ये क्या है? डिफेक्शन हो गया कि अपनी पार्टी तुमने छोड़ दी। तो इस केस में क्या होता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने पार्टी छोड़ी है तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, पूरी पार्टी मान ली जाएगी, दूसरी पार्टी में मर्ज हो गई है और जो बचे हुए मेंबर हैं वो अपोज़िशन का काम करेंगे। तो इस तरह के एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, ठीक है? तो ये एक्चुअली क्या होता है, इस केस में क्या होता है, स्पीकर बहुत चीज़ें डिसाइड करते हैं, ठीक है? और जुडिशियल रिव्यू भी इसमें हो सकता है क्योंकि क्या स्पीकर इम्पार्शियल हैं या नहीं है एंटी डिफेक्शन लॉ में। मान लो कोई कांग्रेस का मेंबर अज़्यूम कर लेते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। एक मेंबर शामिल हुआ है केवल। अब एक मेंबर शामिल हुआ तो इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। मगर स्पीकर के पास ये पावर है, ये कितने दिन में वो डिसाइड करेगा। तो क्या होता है, ये पेंडिंग पड़ी रहती हैं ये चीज़ें। तो इसलिए क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है कि कहीं स्पीकर जानबूझकर डिले तो नहीं कर रहे हैं अपने डिसीजन में। न्यूट्रैलिटी एंड कास्टिंग वोट कभी कर सकते हैं जब टाई का केस होगा, उसमें पहले आप कास्टिंग वोट नहीं कर सकते। इम्पार्शियल इलेक्शन होता है, रिज़ाइन पार्टी का नहीं किया जाता है। मेंबर जो है लॉफुली डिज़ाइन नहीं करते, मगर चाहिए कि स्पीकर को इम्पार्शियली वर्क करे, मगर ऐसा देखा नहीं गया। ठीक है? प्रोटेक्शन एंड प्रिविलेज आर्टिकल 122 क्या कहता है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में
जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्पीकर के बहुत सारे अननेसेसरी लिटिगेशन जाएँगी और उस पे कोर्ट इन्वॉल्व रहेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिमूव करने के लिए 40 दिन 14 दिन पहले नोटिस देना होता है और इफेक्टिव मेजॉरिटी से क्या होता है, मोशन को पास करना होता है लोकसभा में, ठीक है? ये सब चीज़ें इसमें बताई गई। आधार बिल मैंने बता ही दिया किस तरह से स्पीकर ने मनी बिल की तरह पास किया और ये कंट्रोवर्सी भी हुई और बहुत ज़्यादा डिबेट भी हुई। थैंक यू वेरी मच।